डोनाल्ड ट्रंप जी अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने इंडिया के गुड्स के ऊपर एक बहुत बड़ा टैरिफ 50% का इजाफा किया है। जिस सीट पर वो बैठे हैं और जिस उम्र के हैं, उस तरह के मैच्योर स्टेटमेंट नहीं है वो, और ना ही कोई मैच्योर डिसीजन दिख रहा है। किसी राष्ट्र के अध्यक्ष को पर्सनल ईगो को रख के माइंड में एक आम जनता के को नकारना नहीं चाहिए। किसी उस देश की जनता के हित में फैसले लेने चाहिए, ना कि अपनी पर्सनल ईगो को प्रायोरिटी देनी चाहिए। तो एक एक शहर में 1.5-2 लाख इस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री और पूरे इंडिया से इफेक्टेड हो रहे हैं, तो मुझे किसी भी सूरत में ये डिसीजन एप्रोप्रिएट उचित नहीं लगता है। आपने कहा कहीं ना कहीं उनकी पॉलिटिकल जो ईगो है वो हर्ट हुई है, तो क्या ईगो है और क्या बात रही कि उन्होंने ये डिसीजन लिया? दूसरा सवाल ये है कि अभी हालात क्या है यहाँ के जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके, और जो लेबर है उनकी क्या कंडीशन है इसको लेकर? क्योंकि 10-12% पे धंधाम करते हैं मोस्टली। आजकल बड़ा कॉम्पिटिटिव का टाइम है, और उसमें बायर्स अगर नेगोशिएट करता है तो कम से कम वो 25% एक्सपेक्ट करेगा, जो कि हमारे पास फिजिबल पॉसिबल ही नहीं। जब हम प्रोविजन ही नहीं है तो कहां से करेंगे? बात तो फाइनेंस मिनिस्टर कह रही है कि वो कुछ ना कुछ पैकेजेस लाएंगे व्यापारियों के लिए, उद्यमियों के लिए। देखिए, फाइनेंस मिनिस्टर घोषणा करते हैं, भगवान करेगा अच्छा ही होगा, लेकिन इनके जो एक्चुअल में जब अनाउंसमेंट के बाद जो इंप्लीमेंटेशन करता है, वो हमें हमारी समझ से परे होता है कि हमें डायरेक्ट राहत नहीं दिखती। अमेरिका द्वारा जो टैरिफ भारत पर लगाया गया है, उसके बाद दुनिया भर में हड़कंप मचा हुआ है। इसी पर बातचीत करने के लिए चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज के अध्यक्ष रविंदर मिगलानी जी हमारे साथ है। रविंदर मिगलानी जी, सबसे पहले आपका स्वागत है सिटी वेब न्यूज में। दीपक जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं सिटी वेब का, जिन्होंने मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। ये बहुत ही गर्म टॉपिक है और बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है कि डोनाल्ड ट्रंप जी अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने इंडिया के गुड्स के ऊपर एक बहुत बड़ा टैरिफ 50% का इजाफा किया है। मुझे ये लगता है कि जिस सीट पर वो बैठे हैं और जिस उम्र के हैं, उस तरह के मैच्योर स्टेटमेंट नहीं है वो, और ना ही कोई मैच्योर डिसीजन दिख रहा है। मुझे लगता है कि उनकी कोई पर्सनल ईगो हर्ट हुई है, और मैं ये समझता हूं कि किसी राष्ट्र के अध्यक्ष को पर्सनल ईगो को रख के माइंड में एक आम जनता के को नकारना नहीं चाहिए। किसी उस देश की जनता के हित में फैसले लेने चाहिए, ना कि अपनी पर्सनल ईगो को प्रायोरिटी देनी चाहिए। इसके लिए तो मैं ये चाहूंगा, वैसे तो बहुत बड़े लोग हैं वो, हमारे लेवल के नहीं, लेकिन माननीय अपने प्रधानमंत्री मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप जी 1-to-1 बैठ के इसका सोल्यूशन निकालें, क्योंकि करोड़ों लोग इससे इफेक्टेड हो रहे हैं। इंडिया के लाखों एक्सपोर्टर्स और उनके साथ कई लाख परिवार, और एक परिवारों को गिनती करें तो एक एक शहर में 1.5-2 लाख इस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री और पूरे इंडिया से इफेक्टेड हो रहे हैं। तो इसमें करोड़ों लोगों का लोग अपना जीवन लगा हुआ है, और ऐसे ही अमेरिका के जो रहने वाले लोग हैं जिनको ये गुड्स मिलना था, वो भी इससे इफेक्टेड हो रहे हैं, क्योंकि या तो उनको सामान महंगा मिलेगा या मिलेगा ही नहीं। तो दोनों सूरत में ये मुझे उचित नहीं लगता, क्योंकि ये इसका भी 3 चीजें हैं। या तो ये जो टैरिफ लगा है, ये अमेरिका के रहने वाले लोगों पे सामान महंगा होगा, क्योंकि जो इंडियन एक्सपोर्टर हैं वो अपना माल बना के FOB वैल्यू फ्री ऑन बोर्ड बोलते हैं, बॉम्बे पहुंच तक हमारे रेट मोस्टली वो होते हैं 80-90%, और बाकी सी फ्रेट बायर ने देना होता है। उसके बाद जो उस कंट्री में माल जब इंपोर्ट होता है, लैंड होता है, तो उस बायर ने, जो उस कंट्री के बायर हैं, उन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी देनी होती है। तो वो इंपोर्ट ड्यूटी अगर टैरिफ बढ़ाई है तो वहां के रहने वाले लोगों के लिए सामान महंगा होगा, ना कि इंडियन से। तो या तो वहां के लोग महंगा खरीदेंगे, या वो सामान लेने से अगर वो ऑर्डर कैंसिल करते हैं, नहीं लेते, तो वो महरूम हो जाएंगे, वंचित रहे सामान को, जो एक्सक्लूसिव क्वालिटी इंडिया के प्रोडक्ट की है वो लेने से छूट जाएंगे, या तीसरा उनको यू टर्न लेना पड़ेगा। तो मुझे किसी भी सूरत में ये डिसीजन एप्रोप्रिएट उचित नहीं लगता। अब इन चीजों में ना सवाल सिर्फ 2 हैं। आपने कहा कहीं ना कहीं उनकी पॉलिटिकल जो ईगो है वो हर्ट हुई है, तो क्या ईगो है और क्या बात रही कि उन्होंने ये डिसीजन लिया? दूसरा सवाल ये है कि अभी हालात क्या है यहाँ के जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके, और जो लेबर है उनकी क्या कंडीशन है इसको लेकर के? देखिए, 40 से 50% इंडिया का हैंडीक्राफ्ट एक अकेली अमेरिका मार्केट में जा रहा था, और उसकी वजह से उसमें कई लाख परिवार जो है ना, और उनके सबके कारीगर, सब लोग फैमिली, उसमें बिजनेस उस पर टिका हुआ था। अचानक अगर एक दिन अगर 50% रेट इंक्रीमेंट, क्योंकि 10-12% पे धंधाम करते हैं मोस्टली। आजकल बड़ा कॉम्पिटिटिव का टाइम है, और उसमें बायर्स अगर नेगोशिएट करता है तो कम से कम वो 25% एक्सपेक्ट करेगा, जो कि हमारे पास फिजिबल पॉसिबल ही नहीं। जब हम प्रोविजन ही नहीं है तो कहां से करेंगे? तो उसका इसमें तो कोई दो राय नहीं, एक इमीडिएट सेटबैक तो लगा है 50, और हमारा तो 80-90% बिजनेस अमेरिका के साथ होता है। खैर सबका अलग अलग है, लेकिन एवरेज 50% की तो एवरेज मिनिमम यूएस मार्केट है। तो उसकी वजह से एक बार उसका झटका तो लगा है। इसके लिए तो मैं चाहूंगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बहुत राहत देने के लिए, उसके लिए भी मेरे पास कुछ सुझाव हैं।
कि गवर्नमेंट से जो क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट इंडिया को, क्योंकि जब तक ये 1 साल इसको नई मार्केट को तलाशने में लगेगा तब तक उसको फॉर द टाइम बिंग गवर्नमेंट को जो चीजें हैं वो मैं चाहूंगा कि उसमें कुछ इमीडिएट और इफेक्टिव यूजफुल एक वो राहत देनी चाहिए। उसको मैंने 3 कैटेगरी में, अगर आप इजाजत दें तो मैं उसको। जी, किस तरीके के सुझाव है और क्या क्या आप बताना चाह रहे हैं सरकार के लिए, क्या पॉइंट्स है? देखिए, वैसे तो एक दरवाजा बंद होता है तो कई दरवाजे खुलते हैं, ये पुरानी कहावत है। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। आज यूएस की मार्केट पे हम लोग, क्योंकि जब ऑलरेडी रेगुलर चल रहा था तो कहीं इतना और कंट्रीज में, वर्ल्ड के और काफी कंट्रीज में एक्सप्लोर करने की कोशिश ही नहीं की गई, क्योंकि एक सेट रूटीन था। लेकिन अब हमारा अक्टूबर फेयर, दिल्ली फेयर जो लगने वाला है नेक्स्ट अगले महीने 13 अक्टूबर से 17 अक्टूबर, एक्सपो मार्ट के अंदर जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑर्गेनाइज करती है, बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी का टाइम है, क्योंकि ठीक 1 महीने बाद ये फेयर आने वाला है। और इस फेयर के अंदर थ्रू आउट वर्ल्ड से बायर इन्वाइट किए जाते हैं, जो मोस्टली उसमें यूएस की मार्केट का होता है। लेकिन जैसे कि यूएस ने अगर टैरिफ पे 50% का इजाफा कर दिया है, तो ऐसे टाइम पे मैं चाहूंगा कि अदर देन यूएस जो और काफी कंट्री है, लेटिन अमेरिका है, ब्राजील है, मैक्सिको है, अर्जेंटीना है, या और बहुत से, स्वीडन है, यूरोप है, बहुत से कंट्रीज ऐसे हैं जिसको इतना फोकस नहीं किया गया। ऐसे टाइम पे उन कंट्रीज के बायर्स को इन्वाइट करना चाहिए। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ईपीसीएच की जो स्पॉन्सर बॉडी है, जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल आती है, उनके मैंने मिनिस्टर को भी लेटर लिखा है, उनके सेक्रेटरी को भी लिखा है, ईपीसीएच के चेयरमैन को भी लिखा है, ईपीसीएच के डायरेक्टर जनरल राकेश कुमार जी को भी मैंने मेल डाली है कि इस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ईपीसीएच को स्पेशल फाइनेंशियल पैकेज देना चाहिए। उस का स्पेसिफिक पर्पज होना चाहिए कि जो अदर देन यूएस के बायर्स हैं उनको इन्वाइट करें और उनको फ्री एयर ट्रेवल की टिकट्स दें और उनको होटल अकोमोडेशन फ्री दें। ये जो है ना उनको अट्रैक्ट करेगा और बायर्स का फुटफॉल बढ़ेगा, तो डेफिनेटली हमें और कंट्रीज को एक्सप्लोर करने का चांस मिलेगा। अभी जो एक्सपोर्टर्स है वो किस तरफ मूव कर रहे हैं, किन कंट्रीज की तरफ जा रहे हैं, कैसे चल रहा है? देखिए, सारा वर्ल्ड खुला है लेकिन उसमें टाइम लगता है। ये जो एक्सपोर्ट दिल्ली फेयर लगने वाला है, ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का फेयर होता है और 3000 से प्लस उसमें एग्जीबिटर, इंडिया के पूरे हैंडीक्राफ्ट के एग्जीबिटर एग्जिबिट करते हैं और वर्ल्ड के सभी कंट्रीज को इनवाइट किया जाता है। बल्कि मैं तो ये भी कहूंगा कि इस समय जैसे निर्यातक टूटे हुए पड़े हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस में है, बिजनेस ठप है, तो गवर्नमेंट को बायर के साथ साथ जो एग्जीबिटर है इनको भी एक 75% की सब्सिडी स्टॉल चार्जेस की देनी चाहिए। लगभग एक एवरेज स्टॉल 5 लाख का आता है, तो उसमें कैपिंग कर सकते हैं 2.5 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख, जो भी मैक्सिमम पॉसिबल हो। बात तो फाइनेंस मिनिस्टर कह रही है कि वो कुछ ना कुछ पैकेजेस लाएंगे व्यापारियों के लिए, उद्यमियों के लिए। देखिए, फाइनेंस मिनिस्टर घोषणा करते हैं, भगवान करेगा अच्छा ही होगा, लेकिन इनके जो एक्चुअल में जब अनाउंसमेंट के बाद जो इंप्लीमेंटेशन आता है वो हमें, हमारी समझ से परे होता है कि हमें डायरेक्ट राहत नहीं दिखती। वो कुछ बात करते हैं लोन गारंटी की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैंक को, आरबीआई को कुछ देंगे, उसका डायरेक्ट इफेक्ट हमें हो स्मॉल स्केल सेक्टर में तो मुझे नहीं दिखता। उसके लिए मैंने बताया कि एक तो दिल्ली फेयर के अंदर बायर्स को इनवाइट करने के लिए उनको फ्री एयर ट्रेवल टिकट दें, होटल अकोमोडेशन दें, ताकि मैक्सिमम फुटफॉल बढ़े अदर देन यूएस कंट्रीज के। और एग्जीबिटर को भी स्टॉल चार्जेस में 75% का सब्सिडीज दें, ताकि मैक्सिमम लोग, हम लोग वहां जाके डिस्प्ले कर सकें। इसके अलावा मैं तो ये कहूंगा कि जो फॉरेन फेयर, जो इंटरनेशनल फेयर बाहर लगते हैं इंडिया से बाहर, उसके अंदर भी स्पेशल, क्योंकि अदर देन यूएस के जो कंट्रीज में फेयर लगते हैं, उस फेयर में, एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए काफी खर्चा होता है। कम से कम एवरेज छोटा से छोटा स्टॉल भी उसमें 10 लाख से कम का खर्चा नहीं आता, उसमें 75% की सब मिलना चाहिए। और उसमें करने के लिए भी 4 चीजें होती हैं। देखिए, एक तो एयर ट्रेवल टिकट होगा, जो आदमी कम से कम 2 लोग जाएंगे, पार्टनर जाएगा या मैनेजर जाएगा या बेटा जाएगा, तो 2 लोगों का तो एयर ट्रेवल टिकट हो गया, प्लस वहां रहने का होटल का खर्चा होगा। तीसरा, वहां पे स्टॉल चार्जेज होंगे। चौथा, वो स्टॉल पे जो लगाने वाला जो सामान सैंपल्स हैं उनका एयर फ्रेट होगा। तो ये चारों को मिलाकर मिनिमम 10 के लगभग खर्चा आ जाता है, 10 लाख। तो उसमें 75% लगभग 7-7.5 लाख गवर्नमेंट को सब्सिडाइज करे, ताकि वो लोग और कंट्री में जाने की हिम्मत जुटा के इनिशिएटिव ले सके। इसके अलावा एक बायर सेलर मीट होती है। मान लीजिए एग्जीबिशन में नहीं पॉसिबल हो पा रहा, एग्जीबिशन का टाइम पता नहीं कब लगेगा, कौन से कंट्री में लगेगा, कुछ लोगों के डायरेक्ट बायर 1-to-1 बायर को भी अप्रोच कर सकते हैं, तो उसमें बायर सेलर मीट का भी प्रोविजन होता है। तो उसमें भी आप कम से कम एक कंट्री में, किसी भी कंट्री में हम जाएंगे तो स्पेसिफिक अपॉइंटमेंट लेके, सैंपल्स लेके जाएंगे, होटल में रुकेंगे, तो खर्चा तो 5 लाख का, उसमें भी हमें 75% लाने के 2-2.5-3 लाख की सब्सिडी मिल जाए, तो बायर सेलर मीट पे भी ट्राई की जा सकती है। उसमें 1-to-1 इंटरेक्शन यूजफुल भी हो जाते हैं, अदर देन फेयर भी कर सकते हैं। आपने कई सारे सुझाव बताए, सरकार और क्या कर सकती है सहारनपुर और पूरे भारत के उद्यमी और व्यापारियों के लिए, इसको लेकर? देखिए, इसमें एक्सपोर्ट के ऊपर इंसेंटिव हुआ करते थे, जो धीरे धीरे सब खत्म होते चले गए। तो मैं आज से 25-30 साल पहले एक गवर्नमेंट का कैश इंसेंटिव मिलता था 10%, तो वो
धीरे धीरे बंद कर दिया। लेकिन मैं ये चाहूंगा कम से कम ऐसे टाइम पे गवर्नमेंट को रीस्टार्ट एक सपोर्ट देने के लिए कैश इंसेंटिव मिनिमम 10% होना चाहिए। एक तो ये, दूसरा ड्यूटी ड्रॉबैक मिलता था 5% एफओबी वैल्यू के ऊपर, जो धीरे धीरे करते करते वो 1% से भी कम आ गया, 0.9 और 1% के लगभग है। तो उसको भी, जो पुराना रेट था 5%, तो उससे भी हमको काफी सपोर्ट मिल सकती है। तो जो एक्सपोर्ट वैल्यू के ऊपर ड्यूटी ड्रॉबैक मिनिमम 5% मिलना चाहिए। तीसरा, MEIS लाइसेंस जो इंपोर्ट लाइसेंस मिलता था, उसकी भी हमें एफओबी वैल्यू के ऊपर लगभग 5% की इंपोर्ट लाइसेंस मिल जाता था, जो बाद में हम लोग ऑफिशियल ट्रांसफरेबल सेलेबल होते हैं, तो उससे भी हमें सपोर्ट मिलती थी। वो भी घटते घटते 0.9 पे आ गया। रोड टैप के नाम से उसका नाम बदल के रोड टैप हो गया, लेकिन जो नाम बदलने से हमें नहीं, लेकिन जो 5% वैल्यू मिलती थी वो 1% से भी कम मिल रही है। और इसके अलावा मैं ये कहूंगा कि सबवेंशन जो हम लोगों को एक्सपोर्ट करने के लिए, एक्सपोर्ट पैकिंग क्रेडिट लिमिट, EPC लिमिट, जो बैंक से हम फाइनेंस लेते हैं, उसके ऊपर नॉर्मल रेट के ऊपर 5% गवर्नमेंट सबवेंशन देती थी, तो 5% से घटाकर वो 3% कर दिया गया। और अब पता चल रहा है कि पिछले 2-3 महीने पहले वो 3% भी घटा के 0 कर दिया गया। तो वो सब एक एक्सपोर्ट फाइनेंस के लिए 5% सबवेंशन जो है वो कम से कम 1 साल के लिए मिलना चाहिए। और एक लास्ट की इनकम टैक्स एग्जम्पशन भी अगर पॉसिबल होगी, पहले वो भी मिला करती थी एक्सपोर्ट के अगेंस्ट, जो इनकम पे इनकम टैक्स एग्जम्पशन वो भी मिल जाए, तो ये कम से कम ये 1 साल की, जब तक ये मार्केट सेटल होगी तब तक के लिए रिलीफ को काफी सपोर्ट रहेगा। उसके बाद फिर अपना जैसा हालात होंगे गवर्नमेंट वैसा कर सकती है। आपने कई सारे अच्छे सुझाव रखे और उम्मीद है कि अगर इन सुझावों को सरकार मानती है तो भारत को बड़ी राहत मिलने वाली है इस टैरिफ से। आगे इस मामले से जुड़ी जो भी अपडेट होगी सिटी वेब न्यूज आपको बताएगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।